हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं सर आज की हमारी क्लास को। टुडे इंटरमीडिएट पेपर नंबर 4 टैक्सेशन। सर टैक्सेशन में हमारी सीरीज चल रही थी किस चीज की सर? एमसीक्यू केस सिनेरियो वाली। सर केस सिनेरियो में अब हमने दो केसेस पढ़ लिए हैं और तीसरा केस आज हम देखने जा रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेशन। एक बात याद रखना, टैक्सेशन में हम इनकम टैक्स पोर्शन को अभी देखेंगे। ठीक, दो केस स्टडी हो चुकी है, केस स्टडी 3 देखने जा रहे हैं एंड इसको मेरे साथ ही आप खत्म कर लेना। लास्ट मोमेंट पे अगर आपने सोचा ना कि लास्ट मोमेंट पे केस स्टडीज करेंगे तो इतने टाइम नहीं रह जाता है। इज इट क्लियर? यस सर। तो सर आते हैं केस सिनेरियो में। आप अपनी केस सिनेरियो की बुकलेट निकालना, एमसीक्यू की जो बुकलेट आपकी आई है आईसीआई की, उसमें आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए सर। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है मिस्टर किशन, किशन जी हैं, is engaged in the following activities on agricultural land situated in India. टोटल एरिया ऑफ द लैंड इज 5 एकड़। 5 एकड़ की लैंड में ये कुछ काम कर रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। आगे पढ़ते हैं सर। एक्टिविटी ए, इसका मतलब मिस्टर किशन ये जो 5 एकड़ की लैंड है इस पे कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं, जिसमें से एक्टिविटी नंबर ए के बारे में बताया जा रहा है। ही ग्रो सैपलिंग और सीडलिंग इन अ नर्सरी spreading over the 1 acre land, the sale proceeds of which is 5 lakh rupees. Cost of plantation is 1,40,000 rupees. Basic operations are not performed for growing sapling and seedling. सर एक छोटी सी बात बताइए, मैंने आप लोगों को अपने एमसीक्यू बुकलेट जो लास्ट ईयर की अगर आप लोगों ने कुछ कुछ बच्चों ने रेफर की थी जीएसटी वाली, उसके अंदर भी बताया था और चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी हमने आपको बताया था कि सर कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसको पहले जमीन में ग्रो करते हैं या नर्सरी में पॉट्स में छोटे छोटे ग्रो करते हैं, उसके बाद उसको लैब में भेजा जाता है, लैब में हाइब्रिडाइजेशन वगैरह कुछ होता है, उसके बाद उसको रिपोर्ट करते हैं और या फिर उसको डायरेक्ट खेत में फील्ड के अंदर जमीन में लगा देते हैं। तो ऐसा होता है कि बेसिक ऑपरेशंस अगर डायरेक्ट लैंड पे नहीं हुए, वो पौधा नर्सरी में उसके ऊपर कुछ बेसिक ऑपरेशंस हुए, उसके बाद अगर उसको प्लांट कर दिया गया तो भी सर वो एग्रीकल्चर इनकम में आता है। याद करिए जीएसटी के अंदर भी ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी मानते हैं, उस पर जीएसटी नहीं लगता था। उसी तरीके से सर यहाँ पे भी ये एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी, चाहे उसमें जो बेसिक फंक्शंस हैं या बेसिक ऑपरेशंस हैं वो फील्ड में खेत के अंदर परफॉर्म हो या न हुए हो। तो सर यहाँ पे ये जो 5 लाख रुपए वाली बात आ गई ना सर, ये एग्रीकल्चरल इनकम है। क्या है सर? एग्रीकल्चर इनकम है। ओके ओके सर, ये आपकी हाँ ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम है सर, ये आपकी एक्टिविटी ए। तो सर एग्रीकल्चर इनकम कितनी है? ये एमसीक्यू बुकलेट है आपकी, इसका प्रिंट हमने भी निकाला हुआ है, आप भी निकाल लेना। सर 5 लाख रुपीस का हमें सेल प्रोसीड्स हुआ है, माइनस कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस जो हमने किया वो आ गया 1,40,000 रुपीज। तो सर टोटल मेरी एग्रीकल्चर इनकम कितनी आती है? 3,60,000 रुपीज की सर मेरी एग्रीकल्चरल इनकम आ गई है। क्लियर है? क्लियर है सर। ये देखो, ये क्वेश्चन का पार्ट 1 था। उसके बाद सर कुछ और पार्ट भी बताते हैं। वो जो आपके 5 एकड़ की लैंड थी ना सर, उस पे उन्होंने एक एक्टिविटी की यहाँ पे 1 एकड़ के अंदर। ठीक, 5 एकड़ में 1 एकड़। अब सर देखिए यहाँ पे ये कुछ एक्टिविटी बी कर रहे हैं। ओके सर, एक्टिविटी बी कर रहे हैं और वो कर रहे हैं 3 एकड़ पे। ओके, 3 एकड़ पे। ठीक, 3 एकड़ पे। ठीक ठीक है सर जी। ही ग्रो कॉटन्स, कॉटन्स उगा रहे हैं ये 3 एकड़ लैंड के ऊपर। 40% ऑफ कॉटन प्रोड्यूस्ड इज सोल्ड फॉर ₹4 लाख। मतलब कॉटन आया, रॉ कॉटन जो आया, जो उगा हुआ कॉटन है ना, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, उसको उन्होंने कितने में बेच दिया? 4 लाख रुपए में। कितने में बेच दिया यार? 9 लाख रुपीज लग रहा है ये। 4 लाख रुपीज में इन्होंने सोल्ड कर दिया। एंड द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ विच इज 2,25,000 रुपीज। और इस कॉटन को कल्टीवेट करने के लिए, पैदा करने के लिए खेती की जो कॉस्ट आई है वो आई है सर मेरी 2,25,000, 2,25,000 रुपीज। तो सर मेरी एग्रीकल्चर इनकम कितनी होगी बताइए? जिस तरीके से अभी मैंने यहाँ पे निकाला, मेरी एग्रीकल्चर इनकम 3,60,000, 3,60,000 रुपीज थी। सेम उसी तरीके से सर यहाँ पे भी तो हम एग्रीकल्चर इनकम निकाल सकते हैं। 4 लाख माइनस 2,25,000 रुपीज। कैलकुलेटर तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है मुझे, आइए बॉस कैलकुलेट करते हैं। 4 लाख माइनस 2,25,000 रुपीज
दैट इज सर 1,75,000 रुपीज सर आपकी एग्रीकल्चर इनकम आ गई। 1,75,000 रुपीज सर आपकी एग्रीकल्चर इनकम आ गई। हाँ सर इतनी आ गई है, आगे अभी मजा आएगा, आओ मजा आएगा। द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ बैलेंस 60% ऑफ कॉटन इज 3,37,500 रुपीज। मतलब क्या है सर? देखो भाई साहब, ये जो 3 एकड़ की खेती थी ना इनकी, इस 3 एकड़ खेत में इन्होंने यहाँ पे जितना भी जितना भी कॉटन उगाया उसके 40% का और 60% इस दो एक्टिविटीज को बताया। 40% को उगाने का कॉस्ट आया 2,25,000 रुपीज, और इस कॉटन को ले जाके बाजार में बेच दिए। कॉटन ले लो करके बेच दिए, तो 4 लाख में सर बिक गया। ठीक, तो सर इससे हमको एग्रीकल्चर इनकम हुई ना, क्योंकि ये तो मेरा पौधे में उगा और ले जाके हमने बेच दिया, तो सर यहाँ पे हमारी क्या आ गई? एग्रीकल्चर इनकम आई। और वो एग्रीकल्चर इनकम देखो यहाँ पे कितनी आ गई? एग्रीकल्चर इनकम 1,75,000 रुपीज आ गई। लेकिन जो बैलेंस 60% कॉटन था उसको भी तो उगाने में कुछ खर्चा आया था, तो वही बता रहे हैं बैलेंस 60% कॉटन को उगाने का 3,37,500 रुपीज का खर्चा आया। सर क्या इस वाली कॉटन को भी हम बाजार में ले जाके बेचे हैं? नहीं। देखो इस कॉटन का क्या हुआ, and the market value of the same is 6 lakh rupees which is used for the purpose of manufacturing yarn। धागे बनाने के लिए सर, यार्न बनाने के लिए इसका यूज कर लिया गया। आफ्टर इनकरिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ऑफ 1 लाख yarn is sold for 8,50,000 रुपीज। अब बात ठीक से समझना। देखो ये 60% जो कॉटन था ना, इसका यूज हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में कर लिए। मैन्युफैक्चरिंग किसकी की है सर? यार्न की है। किसकी? यार्न की है। और वो यार्न मेरा कितने में बिका? 8,50,000 रुपीज में सर ये वो यार्न बिका, 8,50,000 रुपीज में। ठीक, अब सर ये वाला कॉटन ये वाली जो कॉटन थी, अगर हम इसको ओपन मार्केट में ले जाके बेचते ना, जैसे मैंने इस वाली को बेचा था तो 4 लाख मिला था, तो इसको अगर ओपन मार्केट में ले जाके बेचते तो पता है कितने का मिलता? तो सर मेरी ओके सेल्स वैल्यू आती सर मेरी 6 लाख रुपीज। सर ये कहां लिखा है? देखो मार्केट वैल्यू ऑफ द सेम इज 6 लाख रुपीज, लिखा है कि नहीं? अगर ये वाला यार्न 60% जो 3,37,500 जिसकी कल्टीवेशन की कॉस्ट है, अगर हम ओपन मार्केट में ले जाके बेचते तो 6 लाख रुपए का मिलता। ठीक, और सर इसी यार्न को हमने मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया, और मैन्युफैक्चरिंग में यार्न को सोल्ड किए 8 लाख रुपए में। प्रोसेसिंग की कॉस्ट मेरी 1 लाख रुपए की एक्स्ट्रा लगी। ठीक, और सर यार्न की कॉस्ट मेरी 6 लाख रुपए यहां लेंगे, तो सर मेरी बिजनेस इनकम कितनी है आप बताओ? 8,50,000 माइनस 6 लाख माइनस 1 लाख, तो 7 लाख। 1,50,000 तो सर मेरी बिजनेस इनकम आ गई। ये आ गई सर मेरी बिजनेस इनकम। क्योंकि अगर हमें यार्न बनाना ही था, अगर हम यार्न अपने खुद के खेत से नहीं लेते तो हम कहां से लेते? हम बाजार से जाके खरीदते, और हम बाजार से खरीदते तो वो यार्न हमको कितने का पड़ता? सॉरी, वो कॉटन हमको कितने का पड़ता? 6 लाख रुपए का पड़ता। वो कॉटन हमको 6 लाख रुपए का पड़ता। ठीक, लेकिन हमने तो अपने खेत का ही कॉटन यूज कर लिया है, तो सर 6 लाख रुपए उसकी हम वैल्यू लेंगे, और 3,37,500 जो कॉस्ट पड़ी कॉटन को ग्रो करने की, और फेयर मार्केट वैल्यू 6 लाख, उसको एग्रीकल्चर इनकम बना देंगे। तो सर यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम कितनी आती है? प्लीज कैलकुलेट करो। 6 लाख 6 लाख माइनस 3,37,500। आज थोड़ा स्लो चल रहे हैं, कैलकुलेटर शायद पता नहीं कहाँ है। 2,62,500 रुपीज सर मेरी यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम आती है। 2,62,500 रुपीज सर ये मेरी क्या हो गई? एग्रीकल्चर इनकम। प्लस ये वाली 1,75,000 रुपीज भी सर मेरी एग्रीकल्चर इनकम थी। सर टोटल यहाँ पे 4,37,500 मेरी एग्रीकल्चर इनकम आ रही है। देखो शुरुआत की 4 या 5 क्वेश्चनों में हम एमसीक्यू आपको सॉल्व नहीं करवा रहे हैं, मैं आपको पूरा कंसेप्ट दे रहा हूँ कि आप ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं। 30 एमसीक्यूज हैं, 30 केस स्टडीज हैं, इसके बाद 5 के बाद हम आपको ना डायरेक्ट एमसीक्यू से सॉल्व करवाएंगे। इस इंफॉर्मेशन को आप फ्रेम करना भी बस सीख लीजिए, आगे डायरेक्ट एमसीक्यू से सॉल्यूशन कैसे निकालना है वो हम आपको बताएंगे। अभी मैं आपको पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ जिसमें शायद आपको ये चीजें थोड़ी लेंदी लग सकती हैं, बट ये भी थोड़ा जरूरी है। सर यहां तक की बात तो समझ में आ गई। अब एक्टिविटी नंबर सी भी कुछ थी क्या? हाँ, एक्टिविटी सी क्या थी? लैंड मेजरिंग 1 एकड़ इज लेट आउट टू मिस्टर रमेश। सर यहाँ पे ना ये देखो 3 एकड़ ये था, 1 एकड़ ये, 4 एकड़, 1 एकड़ ये जो बच गया है ना सर, 1 एकड़ सर ये जो बच गया है इसका क्या? ये लेट आउट कर दिया गया, ये लेट आउट कर दिया गया। ठीक, ठीक है सर जी। और
मिस्टर रमेश को लेट आउट किए हैं ऑन मंथली रेंटल ऑफ 15,000 विच इज यूज्ड बाय मिस्टर रमेश इज एज फॉलोज। 1 एकड़ की लैंड को 15,000 रुपए पर मंथ के किराए पे लेट आउट कर दिया गया है, जो रमेश किस कैसे यूज करता है। 50% लैंड इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। सर याद करो, अगर किसी लैंड को आप किराए पे देते हैं और उस लैंड का यूज एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए होता है, तो जो रेंटल इनकम आपको आती है वो भी एग्रीकल्चरल इनकम होती है, वो एग्जेम्प्ट होती है। चैप्टर नंबर 3 में मैंने आपको, या फिर चैप्टर नंबर 5 में भी शायद मैंने आपको ये चीज, सॉरी पीजीबीपी वाले में भी मैंने आपको ये चीज बताई थी। ठीक है, ठीक है। साथ साथ आईएफओएस के अंदर भी इस चीज को मैंने बोला था, और हाउस प्रॉपर्टी के अंदर मैंने आपको एक और एक्स्ट्रा पॉइंट बताया था जिसपे ये क्वेश्चन आता है। देखो 50% लैंड जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हुआ है सर, वो तो सर अपना क्या हो गया, एग्जेम्प्ट हो गया। कितनी आ गई, 15,000 इंटू 12 डिवाइड बाई 2 दैट इज 90,000 रुपीज सर मेरी एग्रीकल्चर इनकम आ गई। 50% ऑफ लैंड इज यूज्ड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस। सर लैंड, आपने क्या किया, एक लैंड का टुकड़ा जो है, ये जो प्लॉट है, आपने खाली फील्ड किराए पे दिया है। गलती से भी इसको हाउस प्रॉपर्टी हेड में मत डालना, गलती से भी हाउस प्रॉपर्टी हेड में मत डालना। चाहिए हाउस प्रॉपर्टी की बुक में, और वहां पे बॉक्स में उन्होंने लिख के भेजा है कि ये इनकम जो कि वैकेंट लैंड से या प्लॉट से जो भी रेंटल मिलता है वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होता है सर। आप लोगों को हमेशा दो चीजों पे कंफ्यूजन आता है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का लैंड, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का रेंट आप हमेशा हाउस प्रॉपर्टी में दिखाना, ठीक। अगर उनका बिजनेस लेट आउट का नहीं है तो हाउस प्रॉपर्टी में दिखाइएगा। और वैकेंट लैंड का जो भी रेंटल होता है, या तो सर वो आईएफओएस में जाता है या पीजीबीपी में जाता है। अगर उनको लैंड को ही किराए पे देने का काम है, उनका बिजनेस है, तो पीजीबीपी में, ऑल्दो आईएफओएस में। तो सर ये वैकेंट लैंड थी, तो सर आईएफओएस में ये टैक्सेबल होगा। और आईएफओएस में कितना जाएगा, 90,000 रुपीज पूरा टैक्सेबल होगा। गलती से 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मत दीजिएगा, हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, तो सर ये वाली लैंड कितनी हो गई, ये आईएफओएस के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा कितना, पूरा का पूरा अमाउंट 90,000 रुपीज। क्लियर है। ये वाली तो एग्जेम्प्ट इनकम थी अपनी एग्रीकल्चर इनकम। कौन सी इनकम, एग्रीकल्चर इनकम। चलो, बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट्स ऑफ दिस केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर एंड फॉलोइंग ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है सर, आइए करते हैं। हाँ सर जी करते हैं। What amount of income arising from activity A would constitute agriculture income in the hands of Mr. किशन? भैया इन्होंने ये पूछा है कि एक्टिविटी ए करने से एग्रीकल्चर इनकम कितनी आ रही है। भैया 3,60,000 रुपए तो आ रही है, कैलकुलेट करा दिया सर। देखो 3,60,000 रुपए, 3,60,000 रुपए। अब आप ना, मैंने आपको, देखो मैं चाहता आपको एक्टिविटी ए दिखाने के बाद डायरेक्ट एमसीक्यू दिखाते, बट अभी बस हम एक बार अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं कि पेशेंस लूज नहीं करना है, पूरी केस स्टडी कैसे पढ़नी है। आपके एग्जाम के लिए मैं आगे के जो पोर्शन में आपको पढ़ाऊंगा, 5th केस स्टडी के बाद 30th केस स्टडी तक, उसमें मैं आपको एमसीक्यू जल्दी सॉल्व करना सिखाऊंगा। अभी केस स्टडी पढ़ना बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो सर यहाँ पे 3,60,000 रुपए सर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, हाँ सर ये वाला आंसर हमको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है, व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम एक्टिविटी बी विथ रिस्पेक्ट टू सेल ऑफ कॉटन वुड कंस्टिट्यूट एग्रीकल्चर इनकम और एंड बिजनेस इनकम इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर किशन। बिजनेस इनकम कितनी होगी सर, बिजनेस इनकम सर ने कैलकुलेट की 1,50,000 रुपीज। देखो एक्टिविटी भी ये वाली जो कॉटन वाला था 1,50,000 रुपए सर, बिजनेस इनकम तो सर मेरी 1,50,000 रुपए है, बिजनेस इनकम 1,75,000, ये वाली बात गलत लिखी। बिजनेस इनकम 2,62,500, ये भी बात गलत लिख दी इन्होंने। 4,00,000 एग्रीकल्चर इनकम, ये भी गलत है। तो सर यहाँ पे देखिए एक्टिविटी बी से सर एग्रीकल्चर इनकम कितनी है सर, 1,75,000 रुपीज। एग्रीकल्चर इनकम कितनी है सर, 1,75,000 रुपीज। सर ये आंसर सही होगी, हमारा आंसर ये वाला मैच कर रहा है। तो सर एग्रीकल्चर इनकम मेरी 1,75,000 रुपीज आ जाएगी। इज इट क्लियर, इतना क्लियर हो गया कि नहीं आपको? यस सर, इतना क्लियर हो गया। क्लियर, यस सर। आगे आए, हैंग हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 3.3 में आते हैं। व्हाट वुड बी द अमाउंट फ्रॉम एक्टिविटी बी विथ रिस्पेक्ट टू सेल ऑफ यार्न कंस्टिट्यूट एग्रीकल्चर इनकम और बिजनेस इनकम इन हैंड्स ऑफ मिस्टर किशन। सेल ऑफ यार्न, जब आपने यार्न बेचा है ना, तो उससे जो इनकम हो रही है, देखो यार्न आपने कब बेचा, यहाँ पे बेचा। तो सर यार्न बेचने से जो आपको इनकम हो रही है, पूछ रहा है, देखो प्लीज प्लीज स्लाइड्स थोड़ी तेज कर रहे हैं हम, आप प्लीज स्पीड मैच करना,
कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम एक्टिविटी बी विथ रिस्पेक्ट टू सेल ऑफ यार्न कंस्टिट्यूट एग्रीकल्चर इनकम और बिजनेस इनकम या एंड बिजनेस इनकम। मतलब अगर एग्रीकल्चर इनकम हो रही है तो कितनी है, बिजनेस इनकम हो रही है तो कितनी है, या एग्रीकल्चर इनकम साथ ही साथ बिजनेस इनकम हो रही है तो वो दोनों कितनी कितनी है। तो सर हमने आपको दिखाया था 1,50,000 रुपीज एज अ बिजनेस इनकम तो हो ही रही थी। एग्रीकल्चर इनकम कितनी है वो भी देख लेते हैं। सर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ही सॉल्व करवाया था, 262,500 आपकी एग्रीकल्चर इनकम थी और 150 आपको बिजनेस इनकम थी। 262,500 सर आपकी एग्रीकल्चरल इनकम थी और 1,50,000 रुपीज आपकी बिजनेस इनकम थी। देखते हैं 262 ये सी ए बी सर देख रहे हैं कितना इजी है CAB। हाँ सर सारे आंसर्स हमारे सही आ रहे हैं। बेटा कंसेप्ट आपको मैंने बहुत डिटेल में दिया अभ्यास सीरीज के अंदर। 41 आवर्स की सीरीज में सारे बच्चों का जिन्होंने May 22 एग्जाम दिया सबको बहुत बेनिफिट मिला था। 41 आवर्स में पूरा कोर्स हो जाता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। रिपीटर्स स्पेसिफिक बैच है अपना। साथ ही साथ अब देखते हैं 3.4 में सर क्या कर रहा है इन्होंने। ये कहते हैं व्हाट अमाउंट ऑफ द इनकम अराइजिंग फ्रॉम एक्टिविटी सी कंस्टिट्यूट एग्रीकल्चर इनकम और अदरवाइज इन हैंड्स ऑफ मिस्टर किशन। मिस्टर किशन के हाथ में एक्टिविटी सी से क्या होता है, तो भाई साहब मिस्टर किशन के हाथ में 90,000 रुपए तो एग्रीकल्चर इनकम है और 90,000 IFOS वाली इनकम है। ठीक ठीक है। तो सर यहाँ पे देखिए व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम अराइजिंग इन एक्टिविटी सी कंस्टिट्यूट एग्रीकल्चर इनकम और अदरवाइज इन हैंड्स ऑफ मिस्टर किशन। तो सर यहाँ पे आपके हिसाब से कितना क्या होता है, होल अमाउंट तो एग्रीकल्चर इनकम है नहीं, 1,80,000 रुपए पूरा का पूरा एग्रीकल्चर इनकम नहीं था, ये मैंने आपको दिखा दिया। होल अमाउंट ऑफ 1,80,000 रुपीज भी बिजनेस इनकम नहीं है। 90,000 वुड बी एग्रीकल्चर इनकम ट्रू एंड 63,000 इज चार्जेबल टू टैक्स एज द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यही क्वेश्चन वाला पॉइंट है दोस्त यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेना, बच्चे गलती कर जाते हैं। ऑप्शन पढ़ोगे ऑप्शन आपको याद दिला देगा कि सर स्टैंडर्ड डिडक्शन देनी है 30% की, लेकिन मत दीजिएगा बिकॉज सर यहाँ पे ये IFOS में जाता है ना कि हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाता है। क्लियर। तो सर आपका आंसर आएगा 90,000 इज एग्रीकल्चर इनकम एंड 90,000 चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड ऑफ IFOS इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सर फिर आपसे नेक्स्ट आपसे पूछता है कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर किशन फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22 अज्यूमिंग ही हैज नो अदर सोर्स ऑफ इनकम। इनकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी होगी, नो अदर सोर्स ऑफ इनकम अगर इनका है तो बताइए ग्रॉस टोटल इनकम इनकी कितनी हो जाएगी। सारे के सारे इनकम्स को अगर आप जोड़ भी दें, मैं कैलकुलेटर देख लेता हूं जरा, आप लोग कैलकुलेट करिए दोस्त। चलो कैलकुलेटर तो नहीं दिखा, बट सर यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम का ऑप्शन क्या है। अच्छा सर देखिए ग्रॉस टोटल इनकम बोला है ना, अपनी बिजनेस इनकम कितनी थी, यहाँ पे इन्होंने बिजनेस इनकम बताओ, बिजनेस 10(1) का एग्जाम्पशन ले लिया है, सारी की सारी जितनी भी एग्रीकल्चर इनकम थी वो एग्जाम्प्ट है, उसको हटा दिया है। सर बिजनेस इनकम आपकी 1,50,000 रुपए आ रही थी जो कि एक्टिविटी बी है यार्न बेचने से, प्लस सर एक्टिविटी ए में हमने जो 1 एकड़ में किया सब कुछ सर एग्रीकल्चर एक्टिविटी थी। ठीक है। एक्टिविटी बी में सर मैंने बिजनेस किया था और वहां पे हमको 1,50,000 रुपए की सर ये वाली बिजनेस इनकम हुई थी, और एक्टिविटी सी में सर ये 90,000 रुपए सर टैक्सेबल है मेरे लिए। तो सर यहाँ पे ये 90,000 अगर आप जोड़ते हैं तो आपका आंसर आ गया 2,40,000 रुपीज। ओके 240 क्या, हाँ 2,40,000 रुपीज सर यहाँ पे इन्होंने क्या बोल दिया है ग्रॉस टोटल इनकम। इतना क्लियर हो गया कि नहीं हो गया सर, बिल्कुल क्लियर है। यस यहां तक की बात आपको बतानी थी, और आप में से किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 99,183,10,384 पे। और यार May 22 बहुत अच्छा आप लोगों का रिजल्ट गया है, मतलब रिजल्ट जाएगा, अभी तो आप लोगों ने एग्जाम्स दिए थे और फीडबैक बहुत अच्छे आ रखे हैं आप लोगों के। अब जिनको भी नवंबर 22 के लिए अपीयर करना है डेली बेसिस पे इन क्लासों को करते रहिए। अब कल सैटरडे है, सैटरडे संडे को ये क्लासेस तो अवेलेबल नहीं होंगी, बाकी डेज आपको डेली 30 जो केस बेस्ड MCQs हैं सारे के सारे आपको मिल जाएंगे, और मेरी कोशिश होगी कि पूरा ऑन टाइम डेली बेसिस पे मैं आपको दे पाऊं। आप लोगों को बस क्या करना है कमेंट करके बता देना है कि आपको टाइम क्या आपके लिए सुटेबल है। टेक केयर बाय बाय, एंड आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। टेक केयर बाय बाय, मिलते हैं अपने अगले वीडियो।